नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस सेशन में, जहां पे आज हम बात करेंगे एक डिजीज़ के बारे में। यह डिजीज़ काफ़ी चर्चा में आजकल चल रही है और हमारे लिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इसके लक्षणों को पहचान सकें। हमारे नियर डियर फ्रेंड सर्किल या आस-पास कोई अगर ऐसी समस्या से ग्रसित हो तो हम उसे तुरंत बता सकें कि उसे यह समस्या है, उसे तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमारे साइंस वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर वाले भी पार्ट में पूछा जा सकता है। तो क्या है डिजीज़, क्यों चर्चा में, इसके लक्षण क्या है, और इसके क्या-क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम एक-एक करके अभी बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो आज का जो सेशन है एक डिजीज़ के ऊपर है जिसे गुइलिन-बेरे सिंड्रोम या गिलियन-बेरे सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो यह डिजीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो हमारे तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न करती है। तो गिलियन बेले सिंड्रोम जो है तंत्रिका संबंधी एक विकार है, एक रोग, एक समस्या है। और यह कैसे होता है? यह हमारे शरीर की अपनी गलतियों की वजह से होता है। यानी हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, यह पहचान नहीं पाता है और अपने ही शरीर के अंदर की जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएँ हैं, स्पेशली सेंसरी नर्व्स जो हैं और जो हमारा मोटर नर्व्स हैं, उनके ऊपर यह हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ जो है, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले निर्देशों को अच्छे से समझ नहीं पाती और हमारे शरीर के अंगों का जो फंक्शनल एफिशिएंसी है, वह घटने लगती है। और अगर यह समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हमें लकवा भी हो सकता है और हमारे ऑर्गन्स बेकार भी हो सकते हैं। तो इस डिजीज़ के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं सिंड्रोम क्या होता है। तो सिंड्रोम जो होता है एक मतलब लक्षण ही होते हैं। और एक किसी इंसान को अगर ऐसी बीमारी हो जिसमें कई सारे लक्षण दिखते हैं, कई सारी बीमारियों के लक्षण दिखे, तो ऐसी डिजीज़ को हम सिंड्रोम की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस डिजीज़ में मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि उनका हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ कहना चाह रहा है हमारे हाथ से, हमारे पैर से या हमारे मसल से, लेकिन हमारे मसल्स उसको समझ नहीं पाते क्योंकि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और हमारे मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उनको हमारी ही प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं उसे नष्ट कर देती हैं, जिससे यह समस्या होती है। तो गोयलिन सिंड्रोम के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यह ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है? ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब यह होता है कि ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर का ही प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे शरीर का ही जो इम्यून सिस्टम है, वह हमारे ही शरीर के अंगों को और हेल्दी कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। तो ऐसी डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे हमारा कुछ डिजीज का मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, जैसे हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज में हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को मारने लगता है। वही आर्थराइटिस की भी एक कैटेगरी होती है जिसमें हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को हमारा इम्यून सिस्टम नुकसान पहुंचाता है। वहीं पे अगर हम देखें तो डायबिटीज ए टाइप की जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज ए टाइप जो होती है, उसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी पैनक्रियाज की उन कोशिकाओं को मारने लगता है जो इंसुलिन बनाती हैं, यानी बीटा सेल्स को मारता है। तो आगे चलते हैं, यह देखते हैं गुइलिन बेरे सिंड्रोम क्या होता है, क्यों चर्चे में है, तो क्या होता है ये तो हम जान चुके हैं। यह आजकल चर्चा में क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। चर्चा में यह इसलिए आजकल है क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, काफ़ी फेमस जगह है। मुंबई पुणे काफ़ी फेमस जगह है, आप जानते होंगे इनके बारे में। तो पुणे में बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर इस डिजीज के लक्षण दिखे हैं। करीब करीब 140 लोगों को इस डिजीज के संदेह में हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल होती है। उनमें से कुछ लोग बहुत गंभीर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, 4 लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि 15 से 20 के बीच में लोग जो हैं, 18 लोग करीब करीब जो हैं वेंटिलेटर पे हैं, यानी उन्हें सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें स्पेशल मेडिकल सपोर्ट दिया गया है ताकि वह अच्छा सपोर्ट मिला उनको ताकि उनकी लाइफ सेव हो जाए। इसके अलावा कुछ लोगों को हॉस्पिटल से जल्दी ही मुक्त कर दिया गया, उन्हें घर भेज दिया गया। 98 से ज़्यादा लोगों को अभी तक फ्री कर दिया जा चुका है। कुछ लोग अभी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं, आशा है वो लोग जल्दी ही ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाएंगे, सब कुछ सही होगा। तो इसी खबर को लेकर यह नेशनल न्यूज बन जाता है कि एक ही जगह पर पुणे में ही इतने ज़्यादा केस क्यों आ गए हैं। अभी भी एक्सपर्ट इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर
क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पुणे में एक ही जगह पे ज़्यादा, मतलब पुणे के ही एरिया में बीमारी ज़्यादा फैली है। तो जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। आप तो यहाँ तक समझ ही चुके होंगे क्यों यह चर्चा में है। तो अब आगे चलते हैं, इस डिजीज़ की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहली बार यह डिजीज़ कब देखी गई थी। तो सबसे पहली बार यह डिजीज़ देखी गई थी फ्रांस में एक जगह है सोमे। सोमे एक स्पेशली एक नदी है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ था 1916 में। 1916 में 1960 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है यह 1961 नहीं है, 1916 है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड जो 1914 से लेकर 1919 तक था, 1914 से लेकर 1919 का जो पीरियड था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का था। उसी के दौरान एक युद्ध हुआ था फ्रांस के अंदर, जहाँ पे जर्मन सेनाओं का सामना कर रही थी ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना। तो वहाँ पे जो दो फ्रांसीसी आर्मी के दो सैनिक थे जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो मेडिकल मतलब आर्मी के जो डॉक्टर थे वो इसकी जांच वगैरह करते हैं। तो फ्रांस के जो सीनियर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिनमें गोयलिन करके थे, गोयलिन और बेरे और स्ट्रोहल, इन तीन न्यूरोलॉजिस्ट ने अच्छे से जांच किया तो पता चला कि यह एक बीमारी है, और यह पोलियो या लकवा ऐसी जैसी बीमारी नहीं है, थोड़ा अलग टाइप की बीमारी है। यह ऑटो इम्यून बीमारी है, और इन्हीं न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इसका नाम गिलियन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस रखा गया। गिलियन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस रखा गया। आपको चलते चलते ये भी बता देता हूँ कि अमेरिका के जो सबसे महानतम प्रेसिडेंट में से एक थे, राष्ट्रपति एक थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो भी पोलियोग्रस्त थे। शुरू में समझा गया कि यह पोलियोग्रस्त है, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी इसी बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से वो भी मतलब उनको भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, स्पेशली कमर के नीचे। वो मतलब धड़ पे, वो कमर के नीचे और पैर जो है उनके पूरी तरह से पोलियोग्रस्त टाइप के थे, पूरी तरह से बेकार थे। फिर भी वह दुनिया के सबसे बड़े देश को सबसे बड़े संकट से निकाले थे। जो विश्व में जो 1930 के आसपास जो विश्व की महान आर्थिक मंदी थी, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, ऐसे कंडीशन में अमेरिका को दिवालिया होने से बचाया और उसको एक वर्ल्ड पावर के तौर पे इस्टेब्लिश करने वाले प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। और सबसे ज़्यादा अमेरिका के प्रेसिडेंट वही बने थे, ये भी मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बार वह चुने गए थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इस डिजीज का कारण क्या है। इस डिजीज का कोई भी कारण अभी तक पता नहीं चला है। शरीर में कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या लंबी डिजीज या लंबी बीमारी हो, तो ऐसे कंडीशन में यह लक्षण दिखते हैं किसके, जीबीएस के, गुलियन बेरे सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं। कुछ देशों में यह भी देखा गया है, कुछ जगहों पे भी, कि कैंपिलोबैक्टर जेजुनी और जीका वायरस का जब टीकाकरण किया जाता है, तो उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में शरीर का इम्यून सिस्टम जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो यह लक्षण देखने में आता है कि उनके भी नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है, और जीबीएस यानी कि गुलियन बेरे सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं। आगे चल के देखते हैं कि गुलियन बेरे सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या होते हैं, जीबीएस के क्या क्या लक्षण हैं, देख लेते हैं। हाथ पैर में अचानक कमजोरी या लकवा होगा, यानी हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, लकवा हो जाएगा, हाथ पैर उठेंगे ही नहीं, मसल्स कमजोर होने लगेंगे। ज़्यादा थोड़ा सा और समस्या बढ़ी तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो है दस्त, और शरीर में दस्त, मतली यानी नौसिया यानी उल्टी टाइप में होना, और शरीर में दर्द बना रहेगा। गंभीर केसेस में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो डेथ भी हो सकती है इस बीमारी में। इसके उपचार के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग इसके कुछ तरह तरह के इलाज, इसके मेनली दो ही इलाज हैं, और कुछ सपोर्ट सिस्टम के लिए डॉक्टर कुछ सपोर्ट भी करते हैं। तो इलाज पे बात करते हैं तो प्लाज्मा एक्सचेंज यानी प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है। देखिए हमारे शरीर में इस बीमारी में होता क्या कि हमारे शरीर के ही एंटीबॉडी हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को मार रहे हैं, और हमारे एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में होते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि प्लाज्मा को निकालकर प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कर देंगे, जिसकी वजह से हानिकारक जो जो नुकसान पहुंचाने वाले हाइपर एक्टिव जो एंटीबॉडी हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं प्लाज्मा के जरिए, और उसकी जगह दूसरा प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है। ये प्लाज्मा फेरेसिस की क्रिया कहलाती है। दूसरा चीज़ है इंटरवीनस
इम्यूनोग्लोब्युलिन थेरेपी। यह बेसिकली क्या है, इसमें किया जाता है कि फ्रेश किसी स्वस्थ आदमी का एंटीबॉडी लिया जाए या फ्रेश यानी कि हेल्दी एंटीबॉडी शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि जो अनहेल्दी या जो ऐसे एंटीबॉडी जो मतलब बेकाबू हो चुके हैं, शरीर के सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, खुद को ही मार रहे हैं, खुद के ही से अच्छी सेल्स को मार रहे हैं, तो उनकी संख्या कम कर दी जाती है और हेल्दी एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको जो ब्रीदिंग सपोर्ट या रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे भी रखा जाता है, ताकि वह कुछ समय तक सर्वाइव करे और जल्दी से रिकवर हो। इसके अलावा क्या क्या हम सावधानियां रख सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए, बस हम सावधानियां और रोकथाम ही कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिकेशन ही ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है क्योंकि यह शरीर का ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में है, तो कोई कारगर ऐसी दवा वगैरह नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइजीन को फॉलो करें, हेल्दी खाना खाएं, साफ सफाई से रहें, स्वच्छ पानी पिए, साफ और उबला हुआ पानी पिए, और कोई भी लक्षण दिखे तो हम तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से मैं आपको यह भी सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये ऐसे लक्षण दिखे तो आप उसे तुरंत सलाह दें कि वह डॉक्टर से जाकर मिले, क्योंकि सबको हो सकता है जानकारी ना हो। और एक अन्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाले मैसेज और सोशल मीडिया के मैसेज या फेक न्यूज़ से सावधान रहें। कुछ अराजक तत्व या असामाजिक तत्व ऐसी कंडीशन में समाज में अफवाह भी फैला सकते हैं, तो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स पे ही भरोसा करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।